हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। मेरा नाम है शिवांग भारद्वाज और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक 2 का चैप्टर 7 जिसका नाम है एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। इंपीरियल का मतलब होता है शाही और कैपिटल का मतलब राजधानी। तो ये चैप्टर एक ऐसे एम्पायर की कहानी है जो शान, शक्ति और संस्कृति का सिंबल था और जिसका नाम था विजयनगर। अब आप सोच रहे होंगे ये विजयनगर कहाँ था, कैसा था और कब था। तो ये एम्पायर 14th सेंचुरी में साउथ इंडिया में बना था और लगभग 300 साल तक इसका राज चला। उसकी राजधानी थी हम्पी, एक ऐसा शहर जो आज टूट चुका है, लेकिन उसके मंदिर, रास्ते और महल अब भी उसकी गोल्डन पास्ट की कहानियां सुनाते हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि विजयनगर का राइज कैसे हुआ, उसका राजनीतिक और धार्मिक इंपॉर्टेंस क्या था और कैसे हिस्टोरियंस ने उसकी कहानी, ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड्स, इंस्क्रिप्शंस और खुदाई से जानी। ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है जब एक शहर कैपिटल बनता है तो वो सिर्फ बिल्डिंग्स का ग्रुप नहीं होता, वो एक समय की सोच, पावर और कल्चर का आईना होता है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं हम्पी के खोज से, जहां से इस कहानी का एक्चुअल सफर स्टार्ट होता है। एक समय था जब विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया का सबसे पावरफुल एम्पायर था, लेकिन 1565 में बैटल ऑफ टालीकोटा के बाद यह एम्पायर कोलैप्स हो गया और उसकी शानदार कैपिटल हम्पी खाली हो गई। शहर बर्बाद हुए, लोग चले गए और धीरे धीरे हम्पी एक भूली हुई कहानी बन गई। जो कुछ बचा वो थे टूटे हुए मंदिर, बिखरे हुए महल और पत्थर के रास्ते जहां कभी रथ और हाथी गुजरा करते थे। गांव के लोग मानते थे कि ये जगह है रामायण की किष्किंधा, जहां हनुमान जी रहते थे। फिर जब 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ऑफिशियल्स आए तो उन्होंने ये जगह डिस्कवर की। जब उन्होंने खुदाई की तो समझा ये पुरानी कैपिटल विजयनगर एम्पायर की थी। तब से हम्पी हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट बन गया, जहां से हमने एम्पायर की कहानी समझनी शुरू की। तो जो जगह कभी भुला दी गई थी, आज उसके हर पत्थर से एक कहानी निकलती है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कॉलिन मैकेंजी का रोल, जिन्होंने विजयनगर को पहली बार सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट किया था। अब तक हम्पी एक भूला हुआ शहर था, लेकिन एक आदमी इसे वापस दुनिया के मैप पर लेके आए। उनका नाम था कॉलिन मैकेंजी, एक स्कॉटिश ऑफिसर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। 1800 में जब वो हम्पी आए, उन्होंने बस रूइंस नहीं देखे, उन्होंने उसे समझने की कोशिश की। उन्होंने पूरे शहर के मैप्स बनाए, जो स्ट्रक्चर्स बचे थे उनके ड्राइंग्स और स्केचेस बनाए, गांव के लोगों से भी ओरल स्टोरीज ली, इंस्क्रिप्शंस पढ़े और सब कुछ रिकॉर्ड किया। ये सब काम सिर्फ एक सर्वे नहीं था, ये था हिस्ट्री को वापस जिंदा करना। कॉलिन मैकेंजी पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने सिस्टमैटिकली हम्पी को स्टडी किया और इसी वजह से आज हम उस एम्पायर के बारे में इतना कुछ जानते हैं। अगली स्लाइड में हम समझेंगे कैसे और क्यों विजयनगर एम्पायर बना और उसके फाउंडेशंस के पीछे क्या सोच थी। अब चलते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहां से विजयनगर का सफर शुरू होता है। 14th सेंचुरी का टाइम था और नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ रहा था और साउथ में छोटे छोटे किंगडम्स डिवाइडेड थे। इसी बैकग्राउंड में दो भाई हरिहरा और बुक्का ने 1336 सीई में एक नए एम्पायर की नींव रखी। कहते हैं उन्होंने ये स्टेप ऋषि विद्यारण्य के गाइडेंस में लिया था, जिनका एम था हिंदू ट्रेडिशंस को बचाना और साउथ इंडिया को एक पॉलिटिकल यूनिटी में लाना। उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई तुंगभद्रा नदी के किनारे, एक जगह जिसका नाम था हम्पी। ये जगह नेचुरल हिल्स और रॉक से घिरी हुई थी, परफेक्ट फॉर डिफेंस, प्लस रामायण से जुड़ी रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी थी इसकी। विजयनगर का मतलब ही होता है सिटी ऑफ विक्ट्री और इस एम्पायर का एम था हिंदू आइडेंटिटी, आर्ट, आर्किटेक्चर और रीजनल पावर को एक साथ लाना। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कैसे इस एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ और किस किस से उनकी राइवलरी बनी। तो एम्पायर तो बन गया, लेकिन उसे चलाना, उसे एक्सपैंड करना और उसे बचा के रखना ये काम आसान नहीं था। विजयनगर के रूलर्स को बोला जाता था रायास और उन्होंने अपना रूल बनाया थ्रू पावरफुल डायनेस्टीज, संगम, सलुवा, तलुवा और अराविदु। इन रूलर्स ने अपने टेरिटरीज को मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया नायकास को, जो मिलिट्री चीफ्स होते थे और अपने रीजन में टैक्स कलेक्ट करते थे और आर्मी को मेंटेन करते थे। पर एम्पायर को सबसे बड़ा चैलेंज मिलता था डेक्कन के नॉर्थ से,
जहां थे पहले बहामानी सुल्तान्स और बाद में उनसे बनते गए 5 डेक्कन सल्तनतेस। तो दोनों तरफ पावर थी, प्राइड था, और एक जगह थी जिसके लिए हमेशा लड़ाई होती रहती थी, रायचूर दोआब। कभी विजयनगर जीतता तो कभी सल्तनत जीतती, कभी दोस्ती होती तो कभी वॉर होती। तो पॉलिटिकल मैप था एकदम डायनामिक, और हर एक मूव होता था स्ट्रैटेजी और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कैसे ट्रेड और मिलिट्री ने मिलकर एम्पायर को पावरफुल बनाया। पावर से तलवार से नहीं आती, कभी कभी उसका रास्ता बाजार से भी गुजरता है। विजयनगर के राजा ये बात समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने अपने एम्पायर को सिर्फ जीत के नहीं बल्कि ट्रेड से भी स्ट्रांग बनाया। उनके पास था कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, कोस्टल पोर्ट्स और लोकल मार्केट्स जहां से स्पाइसेस, कॉटन और प्रेशियस स्टोन्स एक्सपोर्ट होते थे। एक और चीज थी जो हर एम्पायर के लिए बहुत ज्यादा प्राइसलेस थी, और वो थे घोड़े। क्यों? क्योंकि घोड़े का मतलब है स्ट्रांग आर्मी, और इंडिया में अच्छे हॉर्सेस हमेशा इंपोर्ट ही होते थे, या तो अरब से और बाद में पोर्तुगीज से गोवा के थ्रू। तो किंग्स ने मिलिट्री अलायंसेस बनाए फॉरेन ट्रेडर्स के साथ, जैसे पोर्तुगीज, ताकि उन्हें बेस्ट घोड़े मिल सकें। ये स्मार्ट मूव इसलिए था ताकि उनकी मिलिट्री को भी बूस्ट मिले और इकोनॉमी को भी। अगली स्लाइड में हम देखेंगे विजयनगर के सबसे आइकॉनिक रूलर कृष्णदेवराय और उनकी गोल्डन रूल के बारे में। तो अब तक हमने देखा कि विजयनगर कैसे बना, कैसे उसने ट्रेड और मिलिट्री से अपने आप को स्ट्रांग बनाया। पर हर एम्पायर का एक गोल्डन फेज होता है, और विजयनगर का गोल्डन पीरियड था कृष्णदेवराय के रूल के टाइम पे। आपने वैसे कृष्णदेवराय का नाम सुना होगा, पर अगर नहीं सुना तो समझ लो वो इस एम्पायर के सबसे पावरफुल और रिस्पेक्टेड राजा थे। उनका रूल शुरू हुआ 1509 सीई में, और वो आए थे तुलुवा डायनेस्टी से। सबसे पहले उन्होंने अपना एम्पायर सिक्योर किया, बहामनी सुल्तान्स को हराया, ओडिशा को गजापति रूलर से जीत लिया, और एक जगह जिसके लिए हमेशा लड़ाई होती थी, रायचूर दोआब, उस पर अपना कंट्रोल जमा लिया। लेकिन उनकी ग्रेटनेस सिर्फ जीतने में नहीं थी, वो एक बिल्डर भी थे और एक पेट्रन भी थे। उन्होंने टेम्पल्स बनवाए, नए मंडप्स और गोपुरम्स डिजाइन करवाए, और लिटरेचर को फुल सपोर्ट दिया। तेलुगु, संस्कृत, तमिल, कन्नड़ा, सभी लैंग्वेजेस में लिखने वाले पोएट्स और स्कॉलर्स उनके कोर्ट में होते थे। एक नाम याद रखना, अल्लसानी पेद्दना। ये उनके फेवरेट पोएट थे, और उन्हें आज कहा जाता है आंध्र कविता के पितामह। राजा कृष्णदेव राय खुद भी स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो पर्सनली आर्मी को इंस्पेक्ट करते थे और राज्य के कामकाज को क्लोजली मॉनिटर करते थे। इसीलिए लोग कहते हैं उनके टाइम पे एम्पायर सिक्योर भी था, रिच भी था। तो अगर विजयनगर को एक फुल पावर मोड में देखना हो तो कृष्णदेव राय का जमाना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जैसे ही कृष्णदेव राय का टाइम खत्म हुआ, एम्पायर की स्टेबिलिटी भी धीरे धीरे हिलने लगी। उनके बाद जो रूलर्स आए वो उन जैसे पावरफुल या विजनरी नहीं थे। राज्य में अंदर ही अंदर फाइट्स होने लगी, और नायकास यानी जो लोकल मिलिट्री चीफ्स थे वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होने लगे। पहले जो नायकास सिर्फ राजा के अंडर काम करते थे, अब उन्होंने अपने रीजन में अपनी पावर जमाना शुरू कर दिया। और फिर आया 1565 का बैटल ऑफ टालीकोटा, जिसमें विजयनगर को फेस करना पड़ा एक बड़ी अलायंस ऑफ 5 डेक्कन सल्तनतेस। एम्पायर के वैसे आर्मी तो स्ट्रांग थी, लेकिन इस बैटल में वो हार गए, और उसके बाद हम्पी को लूट लिया गया, टेम्पल्स, पैलेसेस सब डिस्ट्रॉय हो गए, शहर खाली हो गया, और विजयनगर एम्पायर की कोर स्ट्रेंथ भी। टेक्निकली अराविदु डायनेस्टी ने एम्पायर को कंटिन्यू किया, लेकिन जो शान और कंट्रोल कृष्णदेव राय के टाइम था वो कभी वापस नहीं आया। तो जो एम्पायर एक टाइम पे साउथ इंडिया का प्राइड था, वो धीरे धीरे फ्रेगमेंटेड और वीक होता चला गया। अगली स्लाइड में समझेंगे विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था और अमर नायका सिस्टम का क्या रोल था। लेकिन जैसे हर स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है, वैसे ही इस ग्लोरियस रूल के बाद आया डिक्लाइन। तो अगली स्लाइड में हम ये भी समझेंगे कि विजयनगर एम्पायर धीरे धीरे कैसे टूटने लगा। अब तक हमने विजयनगर के किंग्स और बैटल्स की बात की, पर चलिए अब समझते हैं उसका सिस्टम, जिसे कहते हैं अमर नायका सिस्टम। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर सिस्टम सिंपल था। नायकास यानी मिलिट्री चीफ्स को लैंड दिया जाता था, जिसे कहते थे अमरम। अब उनका क्या काम होता था? उस लैंड से टैक्स कलेक्ट करना, अपने एरिया में आर्मी मेंटेन करना, और कलेक्टेड रेवेन्यू का हिस्सा एक किंग को देना। समझो किंग ने बोला तुम्हारे पास ये एरिया है, तुम संभालो, पर जब जरूरत हो तुम्हारे सोल्जर्स हमारे काम आएंगे। और ये सिस्टम इनिशियली बड़ा सक्सेसफुल था।
एम्पायर एक्सपैंड हुआ, लोकल एरियाज मैनेज होने लगे और किंग्स को एक स्ट्रॉन्ग आर्मी का नेटवर्क मिल गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, नायकास और पावरफुल होते गए। उन्होंने अपनी टेरिटरीज को अपना पर्सनल राज्य समझना शुरू कर दिया और इसी डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर होने लगी। तो जहां एक तरफ ये सिस्टम एम्पायर की स्ट्रेंथ था, वहीं दूसरी तरफ उसका एक रीजन फॉर डिक्लाइन भी बन गया। अगली स्लाइड में हम देखेंगे विजयनगर सिटी के प्लानिंग और लेआउट के बारे में और समझेंगे कि एक कैपिटल को कैसे डिजाइन किया जाता है। अब जब हम एम्पायर की बात कर रहे हैं तो सोचो उसकी राजधानी कैसी होगी। विजयनगर की कैपिटल हम्पी ये एक रैंडम शहर नहीं था। इस जगह को केयरफुली चूज किया गया था। एक तरफ तुंगभद्रा नदी थी, दूसरी तरफ नेचुरल हिल्स और रॉक्स, तो प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक मिलता था। लेकिन लोकेशन के अलावा शहर की प्लानिंग भी आउटस्टैंडिंग थी। सिटी को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। रॉयल सेंटर, जहां किंग का पैलेस, कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थे, और दूसरी तरफ सेक्रेड सेंटर, जहां बड़े टेम्पल्स और रिलीजियस साइट्स थे। और बीच में ब्रॉड रोड्स, मार्केट्स, कैनाल्स और ह्यूज स्ट्रक्चर्स थे। फॉरेन ट्रैवलर्स जैसे डोमिंगो पेस ने लिखा था कि शहर में बहुत वाइड स्ट्रीट्स होती थी, लोगों का क्राउड होता था और ये पूरा शहर एक इकोनॉमिक और कल्चरल हब था। बिल्डिंग्स मोस्टली ग्रेनाइट से बनती थी क्योंकि वुड जल सकती थी और ग्रेनाइट ड्यूरेबल होता है। सो हम्पी सिर्फ एक कैपिटल नहीं थी, वो विजयनगर का फेस भी थी, जो वर्ल्ड को ये दिखाती थी कि ये एम्पायर कितना पावरफुल और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अगली स्लाइड में देखेंगे कैसे उन्होंने वाटर मैनेजमेंट किया था इस रॉकी और ड्राई रीजन में। सोचो ऐसी कैपिटल सिटी जहां रॉक्स ही रॉक्स हैं और बारिश भी लिमिटेड होती है, तो इतने बड़े शहर को चलाने के लिए पानी कैसे मैनेज करते होंगे। हम्पी के लोगों ने इस चैलेंज का सोल्यूशन निकाला इंजीनियरिंग से। उन्होंने बनाए रिजर्वॉयर्स जहां पानी कलेक्ट होता था, कैनाल्स और चैनल्स जो रिवर या रेन वाटर को डाइवर्ट करते थे, टैंक्स, कुछ तो आज भी वहां के लैंडस्केप में विजिबल होते हैं। और ये सब रैंडमली नहीं बना था। स्लुइस गेट्स लगाए जाते थे ताकि फ्लो कंट्रोल हो सके और वाटर सप्लाई टेम्पल्स, फील्ड्स और रॉयल गार्डन्स तक पहुंच सके। ये सिस्टम सिर्फ शहर चलाने के लिए नहीं, रिलीजियस रिचुअल्स और पब्लिक यूज के लिए भी एसेंशियल था। तो जहां एक तरफ आर्किटेक्चर और ट्रेड बहुत स्ट्रांग था, वहीं बेसिक सिस्टम जैसे वाटर सप्लाई भी स्मार्टली डिजाइन किया गया था। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कैसे हम्पी को फोर्टिफाई किया गया और एम्पायर ने अपने डिफेंस सिस्टम को बिल्ड किया। जितना ग्रैंड विजयनगर का शहर था, उतनी ही पावरफुल थी उसकी सुरक्षा। हम्पी एक ओपन सिटी नहीं थी, हर तरफ से गार्डेड थी, लेयर्ड थी और प्रोटेक्टेड थी। उसके आसपास 7 कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ फोर्ट वॉल्स थी, यानी एक के बाद एक, जैसे अनियन के लेयर्स होती हैं। इन वॉल्स के अंदर बहुत बड़े गेटवेज बनाए गए थे, जिन्हें हम आज गोपुरम भी कहते हैं। उन गेटवेज पे होते थे वॉच टावर्स, जहां से एनिमी की मूवमेंट को देखा जा सकता था। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो वॉल्स हैं वो साइक्लोपियन मेसनरी से बनती थी, यानी बड़े बड़े पत्थर से, जो कि बिना सीमेंट या मोटर के होते थे। हिल्स और बोल्डर्स का नेचुरल यूज किया जाता था ताकि कंस्ट्रक्शन और डिफेंस दोनों स्ट्रांग हो। और जो रोड्स सिटी के अंदर जाते थे वो स्ट्रेट नहीं बल्कि जिगजैग होते थे ताकि एनिमी जल्दी अंदर ना आ सके। फोर्ट्स सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं थे, वो एम्पायर का प्राइड भी था। उन्होंने टेम्पल्स, मार्केट्स और इवन वाटर सिस्टम को भी प्रोटेक्ट किया। तो सोचो, विजयनगर का डिजाइन किसी एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं था, ये पावर और प्लानिंग का परफेक्ट कॉम्बो था। अगली स्लाइड में हम देखेंगे रॉयल सेंटर्स का लेआउट और उसके आइकॉनिक बिल्डिंग्स। तो अब चलते हैं हम्पी के दिल में, जहां से राजा पूरे एम्पायर को चलाते थे, द रॉयल सेंटर। हम्पी के सदर्न साउथ में था ये एरिया, लगभग 60 हेक्टेयर्स में फैले हुए रॉयल स्ट्रक्चर्स। यहाँ आपको मिलते हैं पैलेसेस और दरबार हॉल्स जहाँ राजा मीटिंग करते थे, ऑडियंस पवेलियंस जहाँ फेस्टिवल्स और पब्लिक अपीयरेंसेस होते थे, और केयरफुली डिजाइंड वाटर टैंक्स, क्योंकि हर रॉयल जगह को पानी चाहिए होता था। एक स्ट्रक्चर जो सबसे आइकॉनिक है वो है महानवमी दिब्बा, एक मैसिव स्टोन प्लेटफॉर्म जहां से किंग रॉयल प्रोसेशंस, फेस्टिवल्स और परफॉर्मेंस को देखते थे। दूसरी चार्मिंग बिल्डिंग है लोटस महल, जिसका डिजाइन एकदम डिफरेंट था, थोड़ा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, आर्च्ड गेटवेज, डोम्स एंड सिमेट्री, सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड था। यहाँ कुछ अंडरग्राउंड रूम्स भी मिले हैं जिनका पर्पस एग्जैक्ट हमें नहीं पता, पर शायद सीक्रेट मीटिंग्स या स्टोरेज के लिए होते होंगे। रॉयल सेंटर क्लियरली दिखाता है कि यह एम्पायर सिर्फ स्ट्रांग नहीं था बल्कि सोफिस्टिकेटेड भी था।
अगली स्लाइड में हम एक्सप्लोर करेंगे महानवमी दिब्बा को थोड़ा और डिटेल में, क्योंकि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, एक सिंबल था रॉयल पावर का। अब सोचो एक जाइंट स्टोन प्लेटफॉर्म, इतना ऊंचा कि पूरा क्राउड नीचे हो और किंग सब कुछ ऊपर से देखे। ये था महानवमी दिब्बा, विजयनगर के रॉयल सेंटर का मोस्ट आइकॉनिक सेरेमोनियल स्पेस। इस प्लेटफॉर्म से किंग देखते थे नवरात्रि फेस्टिवल्स, जिसे वहां महानवमी कहते थे, डांस, म्यूजिक, परेड्स और सबसे खास मिलिट्री मार्च पास्ट, जहां हाथी, घोड़े, सोल्जर्स सब अपनी स्ट्रेंथ दिखाते थे। साथ ही होती थी गिफ्ट गिविंग सेरेमनीज भी, जहां किंग्स अपने कोर्टियर्स और फॉरेन विजिटर्स को इम्प्रेस करते थे। और प्लेटफॉर्म की साइड्स पर क्या होता था, ब्यूटीफुल क्रेविंग्स, एलिफेंट्स, म्यूजिशियंस, वॉरियर्स, डांसर्स, जो पूरा सीन यादगार बना देते थे। तो महानवमी दिब्बा सिर्फ एक ऊंचा स्टोन स्लैब नहीं था, ये एक थिएटर था रॉयल पावर का, जहां किंग सिर्फ रूल नहीं करते थे बल्कि वो परफॉर्म करते थे अपनी अथॉरिटी। अगली स्लाइड में हम देखेंगे सेक्रेड सेंटर और कैसे हम्पी का रिलीजियस साइड भी इक्वली ग्रैंड था। तो रॉयल पावर की बात हो गई, पर विजयनगर सिर्फ एक पॉलिटिकल एम्पायर नहीं था, वो एक स्पिरिचुअल सेंटर भी था। इसीलिए उसका एक हिस्सा था सेक्रेड सेंटर, जो तुंगभद्री नदी के किनारे था। यहां मिलेगा आपको टेम्पल्स जो आज भी खड़े हैं, घाट्स जहां लोग स्नान करते थे, और मथास जहां सेंट्स और स्कॉलर्स रहते थे। सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल यहां पे था विरूपक्ष टेम्पल, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड था। और सबसे खास बात, ये टेम्पल आज भी यूज में है। फिर आता है विट्ठल टेम्पल, जहां आपको मिलते हैं स्टोन चैरियट, जो आपने देखा होगा 50 रुपए की नोट पर भी है, और म्यूजिकल पिलर्स, जो वैसे तो पत्थर से बने हैं लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह बजते हैं। ये जगह सिर्फ देखने लायक नहीं, बल्कि यहाँ फेस्टिवल्स, प्रोसेशंस और रिचुअल्स होते थे रेगुलरली। पिलग्रिम्स साउथ इंडिया के हर कोने से यहाँ आते थे टू प्रे, टू सेलिब्रेट, और शायद कुछ स्पिरिचुअल पीस ढूंढने भी आते थे। तो सीक्रेट सेंटर बताता है कि एम्पायर का हार्ट सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भक्ति भी था। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कैसे फॉरेन ट्रैवलर्स ने इस एम्पायर को डिस्क्राइब किया था और उनकी आंखों से हम क्या सीख सकते हैं। सोचो अगर किसी फॉरेनर ने इंडिया आके आपका शहर देखा और उसने लिखा कि ये दुनिया का सबसे ग्रैंड प्लेस है, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसे ही लोग आए थे विजयनगर एम्पायर में और उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा उसे लिख के दुनिया को बताया। जैसे डोमिंगो पेस, जो कि एक पोर्तुगीज ट्रेडर थे, 1520s में विजयनगर आए। ऐसे ही अब्दुल रजाक एक पर्शियन एम्बेसडर थे, और निकोलो कॉन्टी एक इटालियन ट्रैवलर थे। इन सब ने डिस्क्राइब किया एक शहर जो बहुत बड़ा था, वाइड रोड्स और पसलिंग मार्केट्स के साथ, जहां टेम्पल्स मैजेस्टिक थे और मिलिट्री एकदम फुल रेडी, और सबसे खास लोगों की लाइफ रिच और ऑर्गेनाइज थी। उनके लिखे डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि ये एम्पायर सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर वालों के लिए भी इंप्रेसिव था। आज हमारे पास उनके लिखे पेजेस, ट्रैवलॉग्स हैं, जो एक टाइम कैप्सूल की तरह हमें विजयनगर की असली तस्वीर दिखाते हैं। तो अब जब हम इस चैप्टर के एंड तक पहुंच गए हैं, एक बार सोचते हैं कि विजयनगर से हमें क्या सीखने को मिलता है। ये एम्पायर सिर्फ एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल नहीं था, ये एक कंप्लीट मॉडल था, जिसमें पॉलिटिक्स भी थी, ट्रेड भी था, टेम्पल्स, स्पिरिचुअलिटी, कल्चर और वॉर की स्ट्रैटेजी भी, सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करता था। आज भले ही वो एम्पायर ना हो, पर उसके निशान हम्पी में अभी भी जिंदा है। मंदिरों की क्रेविंग्स, ब्रोकन चैरियट्स और एक साइलेंस, जो शायद उन्हीं फेस्टिवल्स, वॉर्स और विक्ट्रीज की गूंज होती थी। इस चैप्टर से एक बात और समझ आती है, पावर कभी परमानेंट नहीं होती, पर कल्चर और विजन अगर स्ट्रांग हो तो उनकी लेगेसी सर्वाइव जरूर कर सकती है। और आज भी जब हम हम्पी जाते हैं तो सिर्फ रूइंस नहीं देखते, हम एक सिविलाइजेशन का सपना देखते हैं, और इसी सपने से जुड़ती है इंडिया की एक बहुत स्ट्रांग एंड प्राउड आइडेंटिटी। तो ये था हमारा चैप्टर 7, एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।